हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया बच्चों और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख ली। एक तरह से हम लोग सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके थे बच्चों। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे, आज अपन पढ़ेंगे बच्चों क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव वाला देख लिया था हम लोगों ने। हमारा क्या चल रहा था बच्चों, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बच्चों हम लोगों ने दो टाइप के एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा था। एक तो क्वालिटेटिव होता है बच्चों, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं इसको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख ली बच्चों हम लोगों ने, और उसके बाद हम आ रहे थे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है चीज, उसकी क्वालिटीज को चेक किया था। क्वालिटी मतलब जैसे इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, या आपका इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है, कि प्योर फॉर्म में है कि मिक्स फॉर्म में है। ये चीज बच्चों हम लोगों ने देख ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, क्वांटिटेटिव रिलेटेड किससे होगी, क्वांटिटी से रिलेटेड होगी। क्वांटिटी का मतलब क्या क्या चीजें हम काउंट कर लेंगे बच्चों, वेट निकाल लेंगे। अगर गैस आपकी प्रेजेंट है तो गैस का वॉल्यूम निकाल लेंगे, या फिर हम बच्चों क्यू निकालेंगे। क्यू है आपका चार्ज। चार्ज जो कि क्या है, जो आपने चार्ज दिया उसके अकॉर्डिंग आपका किस तरह से कंपाउंड निकल के आया। ठीक है, Q इजिकल टू हो जाएगा आपका C इंटू टी हो जाता है बच्चों। ठीक है, Q क्या है आपका, चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। Q को अपन चार्ज से बचाएंगे बच्चों, जिसको किससे बताते हैं अपन, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ उसको अपन Q से डिनोट करते हैं। तो एक तरह से क्या बता दिया बच्चों अपन ने, किसी भी कंपाउंड के लिए W आपका क्या हो गया, वेट हो गया। क्या चीज़ें हैं ये, असल में हमने क्या बताया था बच्चों की क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बच्चों हम लोग पढ़ के आए थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि प्रोडक्ट जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या जाता है, सोडियम जाता है, क्लोरीन जाता है, तो बच्चों इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। अभी तक क्वालिटी आप चेक कर रहे थे कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग कितना कौन जाएगा और कैसे जाएगा। मेन क्या था वहाँ पे, क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा था कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, हु विल ऑक्सीडाइज, हु विल रिड्यूस। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप बताओगे कि हाउ मच, क्वांटिटी कितनी है, कि जो हुआ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ उसकी क्वांटिटी आपके पास बच्चों कितनी आई। जैसे मैं कल कह रही थी कि सोडियम गया था, कहाँ पर गया था, कैथोड था, सॉरी कैटायन था तो कैथोड पे गया। आपका क्लोरीन बच्चों एनायन था तो एनोड पे गया था। तो इसी तरीके से अपन बता रहे कि भाई सोडियम और क्लोरीन वहाँ पे गए, तो क्लोरीन तो गैस की फॉर्म में जाता है, आपको पता है ये चीज़ बच्चों, और सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में गया। तो सॉलिड गया तो इसका मतलब उसका वेट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। क्लोरीन गैस की फॉर्म में गई है, इसका मतलब आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालोगे बच्चों। और उसके बाद बात कर ली अपन ने क्यों, यहाँ पे आपका चार्ज आ जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो करवाया जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। बात समझ गए बच्चों, ये चीज़ तीन चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, गौर करना। अपन क्या करते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर आपको पता है इसके में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कितने होंगे बच्चों, आप लोगों ने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है ना। एवोगैड्रो नंबर हम लोग बच्चों पहले पढ़ के आए हैं। तो अपन क्या बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर 1 मोल प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग होंगे, जिसको अपन किससे बता देते हैं बच्चों, Na से बताते हैं। Na यहाँ पे क्या हो गया आपका, एवोगैड्रो नंबर हो गया, जिसका वैल्यू कितना हो जाता है 6.023 इंटू 10⁻23। यस और नो, मतलब हम कह सकते हैं बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपन कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है, 1.6 इंटू 10⁻19। सही है ये चीज़। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमने कह दिया भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल लिया भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये समझ गए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल कितना चार्ज होगा, तो कैसे निकालोगे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, कोई डाउट है किसी को बच्चों। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अपन बात कर रहे थे, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोग क्या पढ़ के आए थे बच्चों, हाफ सेल रिएक्शन पढ़ा आप लोगों ने। हाफ सेल रिएक्शन का मतलब हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन रिएक्शन पढ़ के आए थे आप। हाफ रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों आप लोगों ने देखा, जिसमें हमने बात की थी ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। बात समझ गए मेरी, ठीक है। तो वहाँ पे असल में अगर हम कहते हैं बच्चों, रिएक्शन आप लोगों ने देखा था, जैसे NaCl का रिएक्शन हुआ था, जिसमें अपन ने क्या कहा था, Na+ है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसने क्या बना दिया, Na बना दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गए होंगे, क्योंकि हम 1 इलेक्ट्रॉन को जब भी अपन काउंट करते हैं बच्चों तो मोल की टर्म में काउंट करते हैं हम लोग।
तो हम यहाँ पे अगर कहते हैं कि भाई आपने क्या किया, सोडियम आया, एक मोल इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या मिला बच्चों, 1 मोल सोडियम मिल गया। इतना कह सकते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं बच्चों ये रिएक्शन बताएंगे तो रिएक्शन इस टर्म में बताएंगे कि भाई सोडियम था, पॉजिटिवली चार्ज था, उसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया और हमको प्रोडक्ट क्या दे दिया, 1 मोल सोडियम, क्योंकि प्रोडक्ट मिला है ना आपको, वो आपके इलेक्ट्रोड पे जाके बच्चों डिपॉजिट हो गया, इकट्ठा हो गया। बात समझ गए मेरी। अब अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, चार्ज भी तो पता चले कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन गए तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना प्रेजेंट था। बात समझ गए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों हम लोगों ने बता दिया, भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने पार्टिकल्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का चार्ज भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो बच्चों आप जब कैलकुलेशन करते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1 के लिए है तो इतने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि नहीं, यस और नो। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे बच्चों, आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों, इसका आंसर समथिंग कुछ आएगा 96485 कुछ ये। जब आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, आंसर निकालोगे, आपके पास आंसर कुछ ये निकल के आएगा। बात समझ गए। अब बच्चों आपको पता है कि ये आंसर हमारे पास निकल के आया है, तो क्या हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं हमारे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी क्या है, अब ये 48 को करना है हमको यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे लेना है बच्चों ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारा नंबर ईजी बने। तो आप खुद देखो 48 है तो हमें पता है 48 क्या होगा, 4 के पीछे 85 है ना, ठीक है। अब या तो क्या हो सकता है, ये इसके अकॉर्डिंग 4 जो है या तो 500 में कन्वर्ट हो सकता है या 400 में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इन 2 डिजिट के ऊपर बात की जाती है बच्चों, तो अपन क्या बोलते हैं, अगर 5 है तो उसके पहले वाला नंबर देखो, है ना, उसके पहले वाले नंबर के अकॉर्डिंग अपन बताते हैं कि भैया ये क्या होगा, 400 में कन्वर्ट होगा या 500 में होगा। और ये भी बात आप जानते हो कि इसको राउंड ऑफ करना हो तो 485 में 85 वैल्यू 100 के पास है, तो इसका मतलब ये 500 में कन्वर्ट होगा, 400 में तो जाएगा नहीं। ये राउंड ऑफ के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बच्चों ये कर सकते हैं कि ये नियरली इक्वल है या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका 96500 आ सकता है। बात समझ गए। इसका मतलब क्या निकल के आया है बच्चों कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है आपके पास, उसके ऊपर टोटल चार्ज अगर आप काम करते हो तो 96500 कूलॉम चार्ज आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं चार्ज को कैलकुलेशन करूंगी बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 96500 कूलॉम। चार्ज को अपन कूलॉम में काउंट करते हैं, सी लगाते हैं यूनिट बच्चों, तो कूलॉम चार्ज अपने पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आ गया। अब अपन आगे का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लो बच्चों साथ में मेरे, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन बताती हूँ मैं। अब आ जाते हैं बच्चों अपन फैराडे के फर्स्ट लॉ पे। अभी तक अपन ने देख लिया कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, बच्चों कैलकुलेशन करके निकाल लिया, समझ में आ गई आपको ये बात। अब अपन चल रहे हैं यहाँ पे फैराडे के फर्स्ट लॉ पे। फैराडे का फर्स्ट लॉ बच्चों हम लोगों को क्या कहता है, वो कहता है जितना वेट आपको प्रोडक्ट का मिलेगा वो बराबर किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज आपने प्रेजेंट किया। इसका मतलब मेरी बात समझे बच्चों, हम लोगों ने सेल बनाया था, आप लोगों को याद है, सेल अपन ने बनाया था बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड अपन ने बनाए थे, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट था और ये आपका कनेक्टेड था बच्चों किससे, बैटरी से कनेक्टेड था, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रोड कनेक्टेड थे बच्चों, तो हम लोगों ने क्या कहा था, जो NaCl आपका होगा वो क्या होगा, इन इलेक्ट्रोडों पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब बच्चों अपन इसके हिसाब से बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा, जितना चार्ज आप फ्लो करवाओगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। NaCl क्या है आपका प्रोडक्ट है ना, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जितना अपन चार्ज फ्लो करवाएंगे उतना ही NaCl हमको जनरेट होगा। जैसे हम लोगों ने कह दिया था बच्चों, ये वाला मान लेते हैं अपन, ये नेगेटिव वाला साइन है ताकि हमको समझने में आसानी रहेगी। नेगेटिव क्या होता है बच्चों, बताना जरा, नेगेटिव कैथोड होता है एनोड होता है, कैथोड होता है बच्चों, ठीक है, समझ गए इसको, बैटरी। और पॉजिटिव वाला बच्चों अपन ने बताया था एनोड से, ठीक है। हमको पता है कैथोड पे कैटायन जाएगा, एनोड पे एनायन जाएगा, Na+ यहाँ पे गया और इकट्ठा हो गया। मान लेते हैं यहाँ से कितने हो गए, इस पे 2 ही आयन आ पाए, जो अपन ने कहा चार्ज हमने कितना प्रोवाइड करवाया कि यहाँ पे 2 ही नेगेटिव आयन आए और यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव आयन आए। इसका मतलब अगर 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब 2 ही सोडियम इनसे जाके जुड़ेंगे, यहाँ पर अगर 2 ही पॉजिटिव आयन, इसका मतलब 2 ही क्लोरीन जाके जुड़ेंगे। बात समझे, इसका मतलब चार्ज जितना आप फ्लो करवाओगे उतना ही तो आपको वेट मिलेगा, किसका, प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपको 2 इलेक्ट्रोड पर मिले हैं। मेरी बात समझ गए बच्चों, क्या कहा मैंने, पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्या कह रहे हैं बच्चों, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमको कहता है कि आपको जो वेट मिलेगा आपके प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके चार्ज के।
जितना चार्ज आप फ्लो करवाओगे आपके सेल के अंदर उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, भाई मैंने चार्ज फ्लो करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्लो करवाई, चार्ज फ्लो करवाया बच्चों, तो कितना चार्ज है, मान लेते हैं माइनस के 2 ही चार्ज अपने पास अपने फ्लो करवाए, दोनों तरफ 2-2, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी तो 2-2 मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, या हम कह सकते हैं 2-2 आयंस मिलेंगे आपको, सोडियम और क्लोराइड। बात समझ गए मेरी। और यही चीज़ अगर अपन ज़्यादा प्रोवाइड करवाते तो 5-5, 10-10 तरह के अपन आयंस उसमें फ्लो करवाते तो हमें प्रोडक्ट भी हमारे 5 या 10 मिलता। तो मतलब सीधा सीधा अपन कह सकते हैं ना कि भाई वेट जो है प्रोडक्ट का वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आपके चार्ज के ऊपर। जितना चार्ज फ्लो करवाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका वेट मिलेगा। और हमें पता है क्यू का वैल्यू I/T होता है। आई मतलब क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, कितने टाइम तक फ्लो करवाई गई उसका चार्ज हो गया। बात समझ गए बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आप क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे। तो W = ZQ लगा दिया हमने बच्चों। Z एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहलाता है ये बच्चों। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद Q तो आपको पता ही आपका चार्ज है, आप वैल्यू रखोगे। इसको क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, Z को बच्चों अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो W के अपॉन में Q चला जाएगा, हाँ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम क्या मान लेते हैं कि अगर Q का मान जो अपन रख दे 1 कूलम, Q का मान अगर हम 1 कूलम रख देते हैं तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो हमारा कांस्टेंट है वो वेट के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कोई डाउट है किसी को, इतना क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने मोल्टन NaCl लिया था, हमने एग्जांपल लिया बच्चों कि मोल्टन NaCl के केस में कितना सोडियम वहाँ पे गया होगा। यही तो अपन को निकालना है भाई, वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है। तो सोडियम का वेट निकालोगे बच्चों आप, कितना सोडियम इकट्ठा हुआ। तो उसके लिए आपको पता है सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका पॉजिटिव चार्ज हटा, वो न्यूट्रल बना, और न्यूट्रल बन के कहाँ चला गया बच्चों, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाई, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन है, और हाफ क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिए गए, कितने गए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गया, तब जाके आपको बच्चों 1 मोल सोडियम आयन मिला। और हम जानते हैं 1 मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे सोडियम के, उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो इसका वेट अपन को पता है बच्चों कितना आता है, 23। एटॉमिक वेट की बात की जाए तो इसका एटॉमिक वेट 23 है। अगर आपके पास आपका मॉलिक्यूल होता तो आप मॉलिक्यूलर वेट लेते बच्चों। अगर मॉलिक्यूल गया होता पूरा तो हम क्या काउंट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गई बात। एटम गया है तो एटॉमिक वेट काउंट कर लिया, ठीक है। अब अपन ने कह दिया भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 96500। इतना चार्ज किसके बराबर हो गया बच्चों, इतने सोडियम के लिए चार्ज है, ठीक है, इक्वल हो गया 23 ग्राम सोडियम के लिए। तो 1 कूलम में कितना चार्ज होगा वो निकालने के लिए आप डिवाइड करके निकाल लोगे, 1 कूलम, ठीक है। बात समझ में आ गई। इतने अपन ने क्या बोला था बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप देते हो तब जाके आपको 1 मोल सोडियम मिल जाता है। बात समझ गए, मेरी बात समझे बच्चों। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल जिनके पास टोटल चार्ज इतना आ रहा है, वो बराबर हो गया किसके, सोडियम के नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब इतने सोडियम के पार्टिकल के लिए इतना चार्ज की रिक्वायरमेंट है। बात समझ गए आप। हमने क्या कहा था भाई, 1 मोल सोडियम को लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ कि नहीं। तो हमने कहा भाई 1 मोल को फाइंड आउट करने के लिए या 1 मोल सोडियम लेने के लिए हमें कितना चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा, हमें 96500 कूलम चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा। बात समझ गए। और 1 मोल में कितने सोडियम के पार्टिकल होते हैं, 23 पार्टिकल्स होते हैं, इतना समझ सकते हैं अपन। मतलब 23 ग्राम सोडियम के लिए हमें इतना चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करने पर हमें कितना सोडियम मिलेगा वो निकालने के लिए डिवाइड ही होता है बच्चों। मेरी बात समझ गए। इतने चार्ज से इतना सोडियम मिल रहा है आपको, इतने सोडियम के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो भाई 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें कितना पार्टिकल मिलेंगे वो हम ऐसे निकाल लेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखना, इसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू आपका n आ जाता है बच्चों। n क्या होता है असल में, n फैक्टर पढ़ाया था अपन ने, अगर आपको याद हो तो n फैक्टर बच्चों हम लोगों ने बीच में पढ़ा था। n फैक्टर असल में क्या होता है, सीधा सीधा वैलेंसी होती है। n फैक्टर का मतलब सीधा सीधा आप क्या बताते हो भाई, वैलेंसी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम की किसी भी मॉलिक्यूल की वैलेंसी को हम n फैक्टर नाम देते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों आप, यहाँ पे लगाओगे इसका एटॉमिक वेट, है ना, डिवाइडेड बाय आपका कूलम चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज आया वो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, n से करेंगे। n जहाँ पे n फैक्टर होता है। n फैक्टर क्या होता है असल में आपको पता है, वैलेंसी होती है। जो सोडियम के लिए कितना निकलेगा, 1 आएगी।
तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे अपन, n को हटा के बच्चों वैल्यू 1 भी रख दोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। बात समझ गए। इसकी जगह पे अपन क्या करते हैं बच्चों, अब की बार दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लें। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला Mg2+ था, उसने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया और वो क्या बन गया, Mg बन गया। एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, बोलो ना, मैंने लिख दिया तो सही नहीं है वो, Mg2+ है ना, सीधी सी बात है, 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आपको क्या हो गया बच्चों, Mg आ गया आपके पास, मैग्नीशियम मिल गया। ठीक है, अब वापस से वही वाली बात करोगे, वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना आंसर आएगा बताओ मुझे, वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखो और आंसर निकालो, कैसे निकलेगा, क्या रखेंगे अपन यहाँ पे, क्या बोलेंगे, देखो मैं इधर रब करके यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, हाँ कि नहीं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए चाहिए आपको, मैग्नीशियम। कैथोड पर मैग्नीशियम को लेने के लिए आपको कम से कम 2 मोल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 × 96500, हाँ कि नहीं, वो किसके बराबर हो गया, मैग्नीशियम के वेट के। मैग्नीशियम का वेट कितना होता है बच्चों, 1 मोल ही तो मिल रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो तब जाके आपको 1 मोल मैग्नीशियम मिल रहा है। बात समझे मेरी। ठीक है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है, किसी भी एटम के, किसी भी आयन के चार्ज पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सीधी बात है। वहाँ पर सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो अपन ने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम के केस में 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ कि नहीं, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 × 96500 कूलॉम, 1 मोल के लिए इतना चार्ज है तो 2 मोल के लिए मल्टीप्लाई होगा। और अपन को पता है मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों, वेट होता है 24, मैग्नीशियम का वेट आता है 24 आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है ना, S2 का इलेक्ट्रॉन है ये, तो 24 आ गया बच्चों। अब 24 आपके पास वेट आ गया तो आपको क्या निकालना है, Z निकालना है, किसका, Mg के लिए, 1 कूलॉम के लिए कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 24, 2 × 96500 यही होगा, इंटू n फैक्टर, मैग्नीशियम के लिए n फैक्टर कितना आ जाएगा 2, हाँ कि नहीं, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ गए बच्चों, कैसे निकलेगा कैलकुलेशन। W/N Z = W और हाँ W/N लिख दोगे, इसको और करके लिखो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया बेटा, फॉर्मूला आगे बता रही हूँ मैं, है ना। अपन इसको निकालने का फॉर्मूला और लिख सकते हैं, या तो Z = W या Z = W/N भी कर सकते हो, और में है ना फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अभी अपन पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं, इसका क्या होगा। ठीक है, मैं लिख रही हूँ ना, अभी लिख के बताती हूँ। समझ गए ये चीज़, इतना क्लियर है बच्चों। ठीक है, आगे चले अपन, इसको रब कर देती हूँ, फॉर्मूला बता देती हूँ अब आपको। ठीक है, अब ये एक नोट कर लो, इसी के साथ कंटिन्यू फॉर्मूले चेंज होंगे, वो एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरीके से होगा ये, है ना। तो नोट कर लेना बच्चों, मेरे साथ ही नोट कर लो, चाहे तो पूरा लिखो n फैक्टर या n भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे n फैक्टर को ही n बताया अपन ने, है ना, यहाँ वो नहीं आएगा, बस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं वो अपन, ठीक है, इसीलिए Q की जगह I × T लिख दिया ना अपन ने। W = ZQ, Z का वैल्यू रखा है यहाँ पे, Z का मान क्या है, W के इक्वल था, W/Q में था ना। ठीक है, और Q का मान अगर अपन 1 ले लेते हैं तो 1 के अकॉर्डिंग अपन ने Z = W बताया था ना, तो ये पूरा मान सिर्फ अपन ने इसका Z का मान ही लिया है। Z का वैल्यू W के बराबर है तो W में अपन n फैक्टर और ये सब लिख रहे थे ना लास्ट में, वो वाली चीज़ है। Z का मान रखने के बाद अपन ने Q से मल्टीप्लाई किया है, वो W में फिर Z का मान रखा, इंटू Q कराया अपन ने बस। ठीक है, और Q की जगह पे मैंने I × T लिख दिया, मैं और समझा दूंगी इसको, अभी सिर्फ नोट कर लो आप लोग ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ये ना। बात समझ में आ गई। अभी लिखते हैं बच्चों, यहाँ समझ लो एक बार, फैराडे का फर्स्ट लॉ अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, W = अपन बताते हैं बच्चों ZQ से, अपन ने यहाँ पे देखा Z का मान जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, उसको डिवाइड करेंगे अपन किससे, फैराडे का नंबर से।
96500 कोलोन चार्ज इनटू n फैक्टर। ठीक है, ये अभी अपन देख के आए थे बच्चों पहले। उसके बाद अपन बताते हैं यहाँ पे तो अपन ने क्या निकाला, z का वैल्यू निकाला। अब यही वैल्यू अपन क्या करते हैं, w के साथ z का वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट, जिसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों q के वैल्यू से। q क्या है अपना, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, डिवाइडेड बाय 96500 इंटू n फैक्टर, वही चीज़ आ गई बच्चों पूरी। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट और n फैक्टर क्या होता है बच्चों अपना, इक्विवेलेंट वेट होता है क्या, हाँ कि नहीं, क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को उसके n फैक्टर से डिवाइड करते हैं। n फैक्टर का मतलब होता है वैलेंसी, n फैक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड की जो वैलेंसी होगी वही उसका n फैक्टर, इसको अपन वैलेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर लिखो चाहे n फैक्टर लिखो बच्चों, बात एक ही है, जो असल में क्या बताती है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी आयन के लिए उसकी क्या बताएगी बच्चों, उसकी वैलेंसी को बताएगी। बात समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या n फैक्टर का वैल्यू आता है इक्विवेलेंट वेट की टर्म में। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे बच्चों, नहीं भी पढ़ा तो भी आपको याद हो जाना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा। सोडियम और जिनकी वैलेंसी, जिनका n फैक्टर जो बच्चों 1 होता है, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट ही इक्विवेलेंट वेट बन जाता है। जिनके वैलेंसी 2, 3, 4 आती है तो वो डिवाइड होने के बाद अपने पास इसका वैल्यू निकल के आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ये वैल्यू रख सकते हैं अपन यहाँ पे, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सीधा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500, हाँ कि नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को किस तरह से आई। अपन ने क्या करा बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट, यहाँ पे अपन मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे बच्चों एटॉमिक वेट भी ले सकते हैं अगर एटम के लिए निकाल रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों चीज़ें कब लोगे, m और a किसके लिए है, मॉलिक्यूल के लिए, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, a मतलब एटॉमिक वेट, जो भी आप ले रहे हो बच्चों उसका वैल्यू रख दोगे। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर निकल के आएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आ गई। उसकी जगह पे अपन ने इक्विवेलेंट वेट रख दिया बच्चों, तो ये वैल्यू हट गया, फॉर्मूला हमारा छोटा हो गया। बात समझ गए। अब बच्चों क्या किया जाए, या तो हम और मतलब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या किया आपने, पहला वाला सेम यही वाला था वेट, अपन ने क्या किया, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट को वेट के नीचे लिया है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बच्चों क्या होता है, n, आपको पता है फॉर्मूला पढ़ा है। वेट को अगर आप उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हो तो इससे क्या पता चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से पता चलते हैं, जिसको अपन बताते हैं बच्चों स्मॉल n से बताते हैं। स्मॉल n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बता देगा कि कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगर यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पे बसता I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू n फैक्टर। इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट को उसके डिवाइड करने में ले गए, इस तरफ लेके डिवाइड में चला गया बच्चों। तो अपन को पता है इन दोनों की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, n रख सकते हैं। तो बच्चों ये 2 या 3 तरह के फॉर्मूले इसलिए दिए गए हैं कि आपके क्वेश्चन में आपके पास क्या आता है, जो भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में आएगी आप वैल्यू का आंसर रखोगे, कैलकुलेट करोगे, अपने को वैल्यू निकाल लोगे। बात समझ गए बच्चों। तो n मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू n फैक्टर। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब बच्चों यहाँ पे अपन क्या कह देते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ मोल, जो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन n फैक्टर के। बात समझ गए। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 1 से डिवाइड कर दोगे n फैक्टर से, मतलब आपके नंबर ऑफ मोल को हम n फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ गए ये चीज़। नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों 1 अपॉन n फैक्टर के, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। और अपन बता देते हैं n मतलब नंबर ऑफ मोल, NC और Na मैंने लिखा है, इसका मतलब कैथोड पर नंबर ऑफ मोल्स और एनोड पर नंबर ऑफ मोल्स। कैथोड पे किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, तो कैथोड वाले के लिए तो अपन क्या कहेंगे बच्चों, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होने वाले के नंबर ऑफ मोल, और एनोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नंबर ऑफ मोल बताओगे, मतलब ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसी के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो एक तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड, या एट लिख दोगे तो भी सही है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड और नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा ताकि हमको समझने में आसानी रहेगी। कैथोड पर नंबर ऑफ मोल्स, एनोड पर नंबर ऑफ मोल्स को आपने NC और Na से बता दिया बच्चों। ठीक है, अब आपको पता है NC डिवाइड होगा इसके फैक्टर से, n फैक्टर से, और नंबर ऑफ मोल A के वो डिवाइड होंगे इसके n फैक्टर से। और अगर अपन NC अपॉन Na लेते हैं तो बच्चों ये रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन सही है। डाउट है इसमें किसी को, ये डाउट है इसमें क्या हुआ,
बच्चों अगर अपन डिवाइड में ले जाएंगे NC अपॉन Na को ले जाएंगे तो इनका वैल्यू ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि NC अपॉन NFC और यहाँ पे Na अपॉन में NFA, तो ये उल्टा चला जाएगा ना ऐसा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा ना, उल्टा लिखा है मैंने, NFC अपॉन NFA। सही है, पक्का? एक बार लिख के देखो इसको। NC अपॉन NFC आ जाता है, हाँ ठीक है, सही लिखा है फिर। अब ये वाला रिलेशन सही है, ये वैल्यू निकल के आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। उसके बाद आते हैं, ये सही तो लिखा है ना, मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन है इसमें, सही है पक्का आगे वाले बच्चों के लिए? NC के अपॉन में अगर आप Na ले जाते हो, ये तो हो गया NC अपॉन में NFC और Na इधर NFA। अब बताओ, ऐसे ही होगा, ठीक है। अभी सही है, हाँ सही है ना ये चीज़। NC अपॉन NFC लिखोगे ना ऐसे ही, अगर अपॉन में लेते हो तो, और Na अपॉन NFA लिखोगे, वैसे ही नीचे रहेगा, वैसे ही ऊपर रहेगा, लेकिन इक्वल के इस तरफ जाते ही उल्टा हो जाएगा। इक्वल लेंगे अपन तब तो उल्टा हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू आएगा NFC अपॉन NFA। सही है ना, बोलो तो सही, हाँ नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो फिर? बात समझ गए बच्चों ये चीज़, रिलेशन निकालोगे ऐसे। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन वी गैस STP, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे अगर अपन बच्चों वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको पता है N × 22.4 होता है, आता है ये रिलेशन, जहाँ पे 22.4 बच्चों कांस्टेंट वैल्यू आ गया कि अगर अपन बताते हैं कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे किसी गैस के लिए वॉल्यूम निकालना हो तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको N मतलब कितने नंबर ऑफ मोल है और उनका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कि इतना आंसर आपके पास आएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? उसके बाद अपन ने देखा PV = nRT रिलेशन आता है, तो V का वॉल्यूम का अपन रेशो भी अपन इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जहाँ पे अगर आपको गैस के लिए वॉल्यूम निकालना हो तो nRT अपॉन P की टर्म में भी आप निकाल सकते हो। जो वैल्यू बच्चों आपके पास गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बात समझ गए इतनी? अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ, मैं यहाँ पे रब करती हूँ, अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसको रब कर दूँ यहाँ से, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने क्या करा बच्चों, 1 एम्पियर करंट को पास आउट करवाया, मतलब I आपके पास आ गया, I = क्या हो गया बच्चों, 1। समझ गए? उसके बाद क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 एम्पियर करंट पास आउट करवाया हमने, कितने टाइम तक, टाइम दे दिया 965 सेकेंड। T आपके पास आ गया 965 सेकेंड में ही निकालते बच्चों, ध्यान रखना। जो अपन ने Q का वैल्यू रखा था I × T, तो T हमेशा टाइम होगा, टाइम हमेशा सेकंड में होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको सीधा दे दिया भाई, टाइम दे दिया 965 है, सेकंड है। I आपके पास करंट आ गया, कितना हो गया, 1 एम्पियर आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। मतलब मोल्टन NaCl आपने काम में लिया तो वहाँ पे पानी की तो जरूरत नहीं है, NaCl वाला ही केस रहेगा बच्चों। मोल्टन NaCl बता दिया इसने खुद ने कि इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चुका है NaCl का। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर टेम्परेचर 965 सेकेंड है, देन फाइंड आउट वेट ऑफ मेटल एट कैथोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। मतलब आपको कैथोड पे जो वेट मिला है मेटल का, मेटल कौन, सोडियम का, और आपको क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है गैस का STP कंडीशन पे। बात समझ गए? आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट और वॉल्यूम निकालना है NaCl का। वेट और वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले रिएक्शन लिखेंगे। क्या रिएक्शन होगी बताओ? कैथोड पर रिएक्शन होगी बच्चों Na++ 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, क्या हो गया, ये Na बन गया। एनोड पर हो जाएगी आपकी Cl- था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Cl बन गया +1 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब Na और Cl है तो हम किससे निकाल सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। N का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नंबर ऑफ मोल का।
कैसे निकालते हो? अपन ने लिखा था ना अभी, NC अपॉन NA इज इक्वल टू क्या होता है? NFC अपॉन में NFA। ये इसके क्या थे? वैलेंसी फैक्टर थे। और N क्या है? नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, अगर सोडियम के लिए अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो अपन कैसे निकालते हैं? ये अपॉन में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू रखो, आंसर निकालो, बताओ कितना आएगा। तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ सही है, 0.112। क्या कैसे हार्ड लग रहा है? इजी में कर दो। हाँ 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 ठीक है। अच्छा, वो नंबर ऑफ मोल वैसे निकालोगे क्या? सीधा करके निकाल लोगे? पहले ये लिख लिया तो हटा दें फिर इसको, ये वाले को, ये चीज़ ना, ये वाला ना, ठीक है हटा दो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीके हो सकते हैं उसके। यही हुआ ना, Cl2 गैस, ये Na, दोनों का निकालना है। एनोड पे भी तो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस भी तो निकालोगे, गैस का वॉल्यूम। अच्छा, मतलब सोडियम की तो सिर्फ वेट निकालना है और वॉल्यूम जो है वो क्लोरीन से निकालना है। वॉल्यूम उसका थोड़ा ना निकालना है तुम्हें, गैस का। गैस कौन सी बनी? क्लोरीन गैस ही तो बनेगी। नहीं समझे? आंसर तो सही आ रहा है ना, तो अपन को नंबर n का वैल्यू तो रखना है वहाँ पे। अगर तुम वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहो तो अपन सीधा पहले n का वेट निकाल लेते हैं ना। वेट निकालने के बाद हमारे पास कितना आ गया भाई? n का वेट आ गया है ना, सॉरी नंबर ऑफ मोल आ गया। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल आया n के, है ना। अभी समझा देती हूँ, रुको, ठीक है वापस से देखते हैं बच्चों। अपन एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या पूछा है? तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं अपन की कैथोड पे क्या हुई है। तो कैथोड पे रिएक्शन आपको समझ में आ गई, सोडियम आया। ठीक है, सोडियम क्या है बच्चों? सॉलिड फॉर्म में है। अब क्लोरीन आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ गैस आपको कैलकुलेट करना है, और आपको जानते हो कि क्लोरीन कभी भी सिंगल फॉर्म में तो रहेगा नहीं, गैस के रूप में तो Cl2 की फॉर्म में होगा। ठीक है, और अपन को पता है अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे? गैस का जो मॉलिक्यूल निकला वो कितना निकला? नंबर ऑफ मोल हाफ हो गया। हाँ कि नहीं? समझ में आया? तो सोडियम का आपको क्या मिला? 1 मोल मिला। और क्लोरीन का बच्चों क्या मिला आपको? हाफ मोल मिला। क्योंकि अगर हम कंप्लीट रिएक्शन लिखते भी हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? Na+ और Cl- आएगा। अगर आप प्रोडक्ट देखोगे बच्चों तो सोडियम तो मिला आपको सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन आपको गैस के रूप में मिलेगा, तो हाफ क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। मेरी बात समझे बच्चों? सिंगल क्लोरीन लिखूं या फिर मैं इसको हाफ Cl2 लिखूं, बात बराबर है। बात समझ गए? क्योंकि गैस है इसलिए हाफ मॉलिक्यूल बना होगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इन्होंने खुद ने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई गैस का वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम गैस का कितना निकालोगे आप? हाफ मॉलिक्यूल का निकालोगे ना। बात समझ गए इतनी? अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? अपन को क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला अपना क्या होता है बच्चों? अगर अपन फॉर्मूला लगाते तो अपन ने क्या बोला था? I/T क्या था आपका? n का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, n की टर्म में अगर आप n के लिए निकालते हो तो n = क्या हो जाता है बच्चों? I/T डिवाइडेड बाय 96500 इंटू n फैक्टर। यही था। n मतलब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पहले। किसके निकालोगे? नंबर ऑफ मोल से वेट निकालना आसान होता है बच्चों। तो आप क्या करो? सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया अपन ने, n निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल, पहले सोडियम के लिए फिर क्लोरीन के लिए निकाल लेंगे। अब n निकाल लिया आपने सोडियम के लिए बच्चों, तो सोडियम के लिए निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 × 965 क्या है आपका? I/T डिवाइडेड बाय 96500 इंटू आपका वैलेंसी फैक्टर 1 से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपके पास? 1/100। हाँ कि नहीं? तो आप इसको लिख सकते हो 1/10⁻²। हाँ, ये 10 की पावर ऊपर था -2, या ऊपर लिख सकते हैं अपन इसको 1/100 है ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -2, ये इस तरीके से। यही हो गया। क्लियर है बच्चों ये चीज़? ठीक है, ये तो आपके पास क्या आ गया? n का वैल्यू आया सोडियम के लिए। अब क्लोरीन के लिए निकालना हो तो क्लोरीन का बच्चों नंबर ऑफ मोल मतलब एक के लिए निकाला, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हाफ मॉलिक्यूल के लिए निकलेगा। ठीक है, हाफ का मतलब क्या हो गया? इसी को मल्टीप्लाई कर दिया अपन हाफ से।
अगर अपन क्लोरीन के लिए बच्चों रखेंगे तो वही I इंटू टी 96500। अगर मैं क्लोरीन के लिए रखती हूँ, चलो कोई नहीं, अपन कंफ्यूज नहीं होते, ये Cl के लिए निकालना है आपको। Cl के लिए निकाला बच्चों, तो अपन यहाँ पे क्या बता रहे थे, n मतलब नंबर ऑफ मोल कितना है 1। इस वाले केस में हाफ मोल के लिए निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपके पास आएगा बच्चों उसको 2 से डिवाइड कर दो। मेरी बात समझे, देखो क्या कर रहे हैं अपन सबसे पहले बच्चों n के फॉर्मूले से अपन क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं ताकि उससे हम वेट निकाल सकें। इतनी बात क्लियर है या ये वाली चीज़ समझ में आ गई। नंबर ऑफ मोल के लिए हमने फॉर्मूला यही वाला अपना रखा और आंसर निकाल लिया। सोडियम तो हमें 1 मोल मिला था इसलिए हमें दिक्कत ही नहीं आई, हमने पूरा ले लिया। अब बच्चों यही चीज़ क्लोरीन के लिए भी तो निकालोगे, हाँ कि नहीं? क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई, I इंटू टी। वापस से लिख देती हूँ मैं 1 इंटू 965। सेम वही बच्चों होगी प्रोसीजर 96500। अब क्लोरीन का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। बात समझ गए, 1 से कर लिया। कितना आंसर आ गया भाई, 10⁻²। अब बच्चों यहाँ पे गौर करो भाई, क्लोरीन के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए आया है n⁻², तो हाफ मोल के लिए कितना आएगा, तो ये 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 यही होगा, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा। ये वैल्यू हम ऐसे ही ले लेते हैं, अभी ऐसे ही रख लो बच्चों ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में क्या आता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या करोगे, n इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट जो भी है। अब सोडियम के लिए आपको बच्चों W निकालना है, तो सोडियम का वेट निकालेंगे। तो कल बच्चों अपन देख रहे थे, आंसर निकाल रहे थे हम लोग Na का वैल्यू और NCl का मतलब नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे हम लोग, किसके लिए, सोडियम के लिए, और नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं अपन बच्चों क्लोरीन के लिए। कल आपने सोडियम के लिए निकाला था, कैलकुलेशन किया था बच्चों अपन ने, तो कितना वैल्यू आ गया था 10⁻²। और यहाँ पे हमने क्या कहा था, अपन यही चीज़ पढ़ रहे थे ना बच्चों, एनोड पे प्रोडक्ट और कैथोड पे प्रोडक्ट कितना आएगा। ठीक है, अपन ने देखा कैथोड पे कैटायन आएगा, तो अपन को पता था कैटायन जाएगा कैथोड पे, तो कैटायन निकला कैथोड का प्रोडक्ट है ना। तो कितना निकल गया था, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेशन कर दिया था 10⁻², या अपन कह सकते हैं 1/100 वैल्यू आ गया था। ठीक है, कैथोड पे कैटायन का क्या निकला था, ये नंबर ऑफ मोल्स, एन का वैल्यू निकला था ना बच्चों कल तक। ये क्या निकला आपका, Na निकला। ठीक है, अब एनायन के लिए निकालना था, तो अपन को पता चला था बच्चों की एनायन पे जो है, सॉरी एनोड पे जो है एनायन का वैल्यू आया था आपका, एनायन कौन सा हो गया था आपका, एनायन का मतलब क्या था बच्चों आपका Cl गैस, क्लोरीन गैस। और अपन ने देखा था क्लोरीन गैस का कितना मोल था बच्चों, वो हाफ मोल था, हाफ Cl2 था। इसका मतलब क्या हो गया, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू तो हमारे पास 10⁻² ही आया था, उसको अपन ने क्या किया था बच्चों 2 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो अपने पास कितना वैल्यू था 0.001 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही चीज़ थी। तो कितना आ गया था अपने पास आंसर, या तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको भी लिख सकते हैं, या हम इसको सीधा ऐसे ही लिख देते हैं 10⁻² डिवाइडेड बाय 2। ये तो अपने पास नंबर ऑफ मोल निकले हैं, अभी n का वैल्यू निकला है बच्चों, क्या हुआ NCl 0.01, हाँ 0.01 सही है। ठीक है, ये चीज़ थी बच्चों, इतना आंसर अपने पास आ चुका था। अब अपन को क्या निकालना था, वेट निकालना था कि वेट कैसे निकालेंगे। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, W का मान कितना हो जाता है यहाँ पे, n तो क्या था आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हम बताते हैं बच्चों n निकालने का फॉर्मूला होता है आपको गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो आपको W निकालना है, तो n इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर लोगे इसको, n निकल गए नंबर ऑफ मोल। ये फॉर्मूला घूम जाता है ना, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे देख लो, वेट निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, वो डिवाइड हो रहे थे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सीधा वैल्यू रख दो कि कितना है बच्चों 1/100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 23 ग्राम होता है इसका। ठीक है, तो आप देख लो खुद आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 0.23 ग्राम सोडियम अपन को डिपॉजिट मिला, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, अब अपन बच्चों क्लोरीन की बात कर रहे थे, तो क्लोरीन अपन ने कहा था क्या होती है क्लोरीन, गैस की फॉर्म में। तो गैस मतलब बच्चों वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपना, वॉल्यूम निकालते हैं अपन, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चों, n इंटू 22.4, यही वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको। तो आपके पास कितना आंसर आ गया था बच्चों, n का मान कितना है 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4, 2 से डिवाइड हो गया बच्चों, कितना बचा 11.2।
11.2 को 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 0.112 वॉल्यूम आपके पास किसका आ गया? Cl2 गैस का आ गया। तो बच्चों ये अपन ने कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि सोडियम और क्लोरीन, जो अपने पास दो चीज़ें मिली थी, सोडियम क्लोराइड का आपको क्या मिला था बच्चों? प्रोडक्ट मिला था। प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट मिले थे? ये हमें एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया बच्चों। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था, प्रोडक्ट निकाला था। असल में ये क्या चीज़ थी बच्चों? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था। अभी तक अपन क्वालिटेटिव पढ़ रहे थे, ये चीज़ हम लोगों ने देखा बच्चों क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, और जिसके अंदर हमने क्या लगाया? फैराडे का फर्स्ट लॉ। बात समझ गए बच्चों? ये चीज़ क्लियर हो गई किस तरह से कैलकुलेशन हुआ। गैस का पूछ लिया उन्होंने, भाई गैस बनी है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सोडियम जो है वो सॉलिड की फॉर्म में गया तो उसका वेट क्या होगा? ये चीज़ें हम लोग देख चुके थे बच्चों। कैलकुलेशन किस तरह से हुआ वो आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। अभी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? नोट करो इसको, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। जैसे आपने कल किया ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, तो हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बच्चों कल जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन जो बच्चों अपन लोगों ने किया था, वो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था बच्चों वहाँ पे आपको वेट निकालना था, वेट और वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मोल फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन करिए आप और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? एन का वैल्यू लगाओगे बच्चों, आई और टी का वैल्यू ही चाहिए हम लोगों को। एन क्या होता है अपने पास? क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपन? एन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आई इंटू टी अपॉन में 96500 इंटू एन फैक्टर। यही फॉर्मूला था हमारे पास एन से फॉर्मूला निकालने के लिए। एन मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने बच्चों, दोनों के निकालने पड़ेंगे। दोनों कौन? Na2SO4। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया? 100 एमपी करंट फ्लो किया अपन ने Na2SO4 के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यहाँ पे अपन ने देखा इलेक्ट्रोड के लिए टाइम जो था, टाइम कितना था? इतना था। इतने टाइम के लिए इतना करंट फ्लो किया गया, और यहाँ पे क्या अपने पास प्रेजेंट है बच्चों? सेल में Na2SO4 प्रेजेंट है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट का मोल, ठीक है? प्रोडक्ट के मोल निकालोगे बच्चों तो सबसे पहले दिमाग लगाओगे कि यहाँ पे हुआ क्या चीज़ है? एनोड और कैथोड पर, हाँ कि नहीं? एनोड पर क्या हुआ बच्चों? एनोड पे आपका आया एनायन। एनोड पे कौन जाता है? एनायन जाता है, जिसका क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन, हाँ कि नहीं? SO4 क्या है आपका? SO4-2, ठीक है? और यहाँ पे बच्चों देख लो SO4-2 का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो किस तरह से हुआ होगा? SO4 दो इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, सल्फेट बन गया, ठीक है? और अपन बात करते हैं बच्चों कैथोड के ऊपर। कैथोड पे कैटायन गया आपका, कैटायन आपका सोडियम ही है। सोडियम कितने बच्चों? Na2 है, 2 Na है, 2 सोडियम है ना, हाँ कि नहीं? ठीक है? तो यहाँ पे क्या किया इसने? Na+2 था, 2 सोडियम आयन है, तो चार्ज कितना होगा इसमें? +2, ठीक है? +2 चार्ज है बच्चों इसके लिए। तो अपन को पता है कि ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन लिए बच्चों इसने, और फिर क्या बन गया? चार्ज हट गया इस पर, ठीक है? अब आप निकालो इसका प्रोडक्ट। किस तरीके से निकालेंगे अपन? कितना आ रहा है? 1/23, 1/20। देखो बच्चों एन का वैल्यू निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, ठीक है? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? आई इंटू टी। आई क्या है आपका? 100 एम्पियर, हाँ कि नहीं? 100 एम्पियर है। टाइम आपका दे दिया बच्चों 96.5 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर। बच्चों यहाँ पे 2 है सोडियम के लिए। एन फैक्टर कितना है अपने पास? 2 है। कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। देखो बच्चों दोनों का, इसको तो 50 से डिवाइड कर दिया अपन ने, है ना? उसके बाद ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे? अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते तो भी चलेगा, तो भी कर सकते हो बच्चों। 96500 डिवाइडेड बाय 96500 कितना बचा? 1/2। 96.5 का यहाँ देखो ना बच्चों, 96.5 है।
है ना। अगर ये इससे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या, अच्छा इसका हटा दिया अपन ने, ठीक है 10 आ गया, तो 1/20 आ गया ना आंसर, सही है, ठीक है। आंसर आ गया बच्चों 1/20, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। 1/20 लिखना चाहें या अपन इसको अगर कन्वर्ट करते तो कितना हो जाएगा 0.05, है ना, 0.05 या 0.05 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों सल्फेट के लिए, तो सल्फेट के लिए भी सेम ही निकलेगा n का वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो दोनों में सेम ही काम आ रहे हैं, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो n का वैल्यू निकाल दिया बच्चों अपन ने यहाँ पे सोडियम के लिए और सल्फेट के लिए, बात समझ गए। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से फैराडे का फर्स्ट लॉ अपन अप्लाई करके बच्चों क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसका, प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों कि प्रोडक्ट हमें कितना फाइंड आउट हुआ है। नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो बच्चों, वॉल्यूम निकाल सकते हो, I/T अपने पास वैल्यू दे ही रखा है, अपन उससे कैलकुलेशन करके आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों चलेंगे अपन सेकंड कंडीशन पे, फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है, इसको रब कर दूँ सारा। अब अपन सेकंड लॉ समझेंगे बच्चों इसका। अब बच्चों अपन आते हैं अपने फैराडे के सेकंड लॉ पे, है ना। फैराडे का सेकंड लॉ समझने के लिए हम लोग बात करेंगे बच्चों, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि सेल की बात कर रहे थे। सेल क्या था, सिंगल था आपका। सिंगल सेल के अकॉर्डिंग अपन ने बता दिया था कि वेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके चार्ज पे, और उसके अपन ने बात कर ली थी कि भाई उसके कांस्टेंट और चार्ज पे W=ZQ था, ये ध्यान है बच्चों आपको। उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख के हम लोगों ने आंसर निकाल लिया था। अब अपन बात करें बच्चों नए केस की, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा कि फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बोला कि जब दो सेल को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया हो तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। मतलब सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड फॉर्म में है। तो कनेक्टेड कैसे बच्चों, इस पे ध्यान दो। ये बीकर लिया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, इस वाले बीकर में बच्चों 2 इलेक्ट्रोड ले लिया अपन ने। हमने क्या किया बच्चों, इस इलेक्ट्रोड को इसके बाहर वाले इलेक्ट्रोड से मिलाकर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आई। एक इलेक्ट्रोड इस बीकर का उठाया, दूसरा इलेक्ट्रोड इस बीकर का लिया बच्चों, और दोनों को आपस में क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव वाला आपका एनोड, नेगेटिव वाला बच्चों क्या हो गया, आपका कैथोड हो गया। बात समझ गए इतनी। अब जब इन दोनों पे चार्ज आ गया बच्चों, तो इसका मतलब इसके पास वाला तो अपोजिटली चार्ज ही होगा। मेरी बात समझे। एक तो आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बाकी जो 2 बच्चे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। जब इन दोनों को बच्चों आपने आपस में कनेक्ट किया तो हमें पता है कि आपस में कौन आते हैं, जो क्या होंगे, सिमिलर चार्ज वाले होंगे, है ना। सिमिलर होंगे कि अपोजिट होंगे, अपोजिट होंगे, है ना। तो अपोजिट चार्ज वाले होंगे। जैसे ये अगर कैथोड बन चुका है तो दूसरा वाला एनोड होगा ऑटोमेटिक। मैंने सिर्फ बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर लिखा है ना। मतलब वो साइन लिख के बता दिया आपको, वहाँ पे नाम नहीं लिखा क्योंकि स्पेस नहीं था। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पॉजिटिव मतलब आपका एनोड बन गया। ये वाला बच्चों नेगेटिव साइन आया इसके ऊपर, बाहर वाला क्या था, आपका एनोड था। इसका मतलब ये वाला आपका क्या रहेगा बच्चों, कैथोड रहेगा। ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो कि सॉल्यूशन में आपको इस तरह के आपको इलेक्ट्रोड मिलेंगे बच्चों। अब यहाँ पे जो ABCD लिखा गया है, ABCD क्या है, असल में इन पे डिपॉजिट होने वाला प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट इनके ऊपर आएगा उसका अपन कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ गए बच्चों इतनी। और यहाँ पे I और T बच्चों आपका सेम रहेगा दोनों सेल के लिए। जो आप क्या होगी, करंट फ्लो करोगे वो दोनों सेल के लिए बच्चों इक्वल आएगा। बात समझ गए। और कितनी देर के लिए करोगे, वो टाइम भी आपका इक्वल रहेगा, क्योंकि आपने खुद ने बता दिया। कनेक्शन आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि एक तो एक इलेक्ट्रोड ले लिया अपन ने एक बीकर का, दूसरे बीकर का दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके फिर इन वालों को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों सभी को, ठीक है। उसके प्रोडक्ट को हमने ABCD से बता दिया, आपका I और T इनमें सेम है। अब आपका फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है वो हम देखेंगे बच्चों। ये कह रहा है फॉर एनी सीरीज कनेक्शन 2 और मोर देन 2 सेल द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास रेशियो। बात समझ में आई। आपका क्या किया बच्चों आपने, हम क्या बता रहे हैं कि भैया इस पे क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा, हाँ कि नहीं। अब जो प्रोडक्ट बच्चों आपका जनरेट होगा, वो प्रोडक्ट का जो वेट होगा वो वेट इक्वल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। उनके रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स आए हैं उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। बात समझ गए, पॉइंट समझ में आया। फैराडे का लॉ सीधा सीधा क्या कहता है कि जो वेट आपके इलेक्ट्रोड पे आपको मिलेगा उसका वैल्यू आपके इक्विवेलेंट वेट के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। बात समझ गए इतनी। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं हम, या इक्वल टू का ही साइन लगा दिया मैंने डायरेक्ट, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा बच्चों, इसीलिए। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब जो आपके पास 4 प्रोडक्ट बच्चों आपको मिले हैं ABCD, वो चारों का वेट अगर WA, WB, WC और WD होता है, इनका रेशो जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के इक्वल होगा। बात समझ गए बच्चों इतनी।
ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, E क्या है असल में? इक्विवेलेंट वेट। आप इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हो? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। n फैक्टर असल में क्या होता है बच्चों? वैलेंसी। तो आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? इक्विवेलेंट वेट। और हमने कहा कि भाई जो गिवन वेट हमको आ रहा है, इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसका वेट उसी के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। यही वाला लॉ है फैराडे का सेकंड लॉ। और ये कब लागू होता है बच्चों? जब आप क्या करते हो? सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हो। नॉर्मल सेल होता है, एक ही सेल हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप फर्स्ट लॉ लगाओगे। अगर आपके पास सेल बच्चों सीरीज में कनेक्टेड हैं, लाइन में कनेक्ट कर दिया आपने, जोड़ दिया उनको आपस में, तब उस केस में अपन क्या करेंगे? फैराडे का सेकंड लॉ लगाएंगे और जो वेट आएगा आपका किसका? इलेक्ट्रोड पर बनने वाले प्रोडक्ट का वेट होगा बच्चों, वो इक्वल हो जाएगा आपके उसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों सभी को? तो हमने कह दिया W1/W2 अगर अपन रेशो लेते हैं वो E1/E2 के रेशो के बराबर होगा। और W का वैल्यू आप जानते हो बच्चों, ये होता है इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T, ठीक है, डिवाइडेड बाय 96500। ये तो अपन फर्स्ट लॉ से वैल्यू निकाल के आए थे। बात समझ गए इतनी? ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? अब अपन ने क्या किया? अपन ने एग्जाम्पल लिया बच्चों यहाँ पे इसको समझने के लिए, वही सीरीज कनेक्शन वाला एग्जाम्पल ले लिया। आपने क्या किया बच्चों? यहाँ पे दो सेल है, दोनों सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया। दोनों सेल के लिए हम लोगों ने बात कर लिया भाई, दो इलेक्ट्रोड आपने अलग अलग ले लिए। इस वाले में अपन ने सिल्वर ले लिया, इस वाले में अपन ने कॉपर ले लिया बच्चों। एक में सिल्वर लिया, एक में कॉपर लिया। बात समझ गए? अब बच्चों अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? असल में रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोड भी। अभी तक अपन जितना पढ़ के आए उसमें हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं थे, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रोड रिएक्शन करेंगे। क्योंकि आप खुद देख लो, कॉपर भी रिएक्टिव होता है, सिल्वर भी रिएक्टिव होता है, अगर प्लेटिनम के कंपैरिजन में देखा जाए तो। मेरी बात समझे बच्चों? अब आपने क्या किया था? दो इलेक्ट्रोड लिए, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट किसका किया? इसका सिल्वर का एक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। इन दोनों को आपने बच्चों बैटरी से कनेक्ट किया, तो ताकि ये वाले जो थे बाकी के बचे हुए दो ये आपस में कनेक्टेड हो गए। तो ये आपका एक सीरीज का कनेक्शन हो गया बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखना हमने क्या किया बच्चों? सेम इलेक्ट्रोलाइट ले लिए इनके, सिल्वर के लिए सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट। सेम इलेक्ट्रोलाइट में जब मेटल के सेम इलेक्ट्रोलाइट में आप मेटल को डिप करोगे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया? इनके आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, हाँ कि नहीं? और यहाँ पे हमने देखा है कि दो इलेक्ट्रोड बच्चों काम में लेंगे तो यहाँ पे एक बात और होगी कि दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्ट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो अब देखना रिएक्शन में अपन ने कैसे लिखा है, एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई। अभी तो अपन ने क्या कह दिया था बच्चों की जो वैल्यू आएगा उनका क्या होगा, वेट जो डिपॉजिट होगा। जैसे अगर इसके केस में हम बात करें कि भाई एनोड या कैथोड पर प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा बच्चों, वो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। ये फैराडे का सेकंड लॉ कहता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं बच्चों कि हम लोगों ने कहा सिल्वर नाइट्रेट ले लिया जिसमें सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट हम लोगों ने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रोड कॉपर के ही हैं। बात समझ गए इतनी। जैसे बच्चों आपने करंट फ्लो करवाया तो अब आपके पास कौन हो गए, तीन कैंडिडेट आ गए आपके पास। तीन कैंडिडेट बच्चों प्रेजेंट है हमारे पास, जिसमें नाइट्रेट है, जिसमें वाटर है और जिसमें सिल्वर है। क्योंकि आप खुद देखो सिल्वर पॉजिटिव भी है, सिल्वर नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी है, तो मतलब सिल्वर का दोनों जगह काम होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन भी होगा, सिल्वर का रिडक्शन भी होगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि एनोड कैथोड दोनों ही है वो, हाँ कि नहीं। अब बच्चों बात करें अपन एनोड, एनोड पर क्या होता है, मेटल आता है, इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। अपन क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चले जाना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो बच्चों तीन कैंडिडेट है, तो आप दिमाग लगाओगे कि कौन वाला किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, तो आप सीरीज निकालोगे। सीरीज के अकॉर्डिंग अगर बच्चों हम इनको रखेंगे, यहाँ पे हमको पता है एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और आपको ध्यान हो कि वाटर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, 21वें नंबर पे आता है, रिडक्शन के लिए 7वें नंबर पे है, ऑक्सीडेशन वाला वाटर जो है वो आप किस पे आता है, आपको 21 नंबर पे आता है बच्चों, पीछे की तरफ आता है, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बच्चों नाइट्रेट का नंबर निकालोगे वो 20 नंबर पे आ रहा है, वाटर आपका 21 पे आ रहा है और सिल्वर आपका 19 पे आ रहा है। बच्चों जब अपन ने पहले केस में बात करी थी तो हमने यही कहा था जो सीरीज में पहले आएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो सीरीज में लास्ट आएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि कौन पहले आ रहा है। मेरी बात समझ गए बच्चों।
अब ये नंबर में अगर हम बात करते हैं तो हमने सीरीज़ कैसी पढ़ी थी, अगर हम 1 से लेकर 24 तक चलते हैं तो क्या होता है, SRP बढ़ता है, हाँ कि नहीं, और जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन, जिसका SRP कम उसका ऑक्सीडेशन। ये रूल तो जानते हो आप। अब यहाँ पे अगर हम देखें SRP किसका कम है बच्चों, किसका कम है, सिल्वर का कम है ना। अगर इन तीनों कैंडिडेट में देखा जाए तो सिल्वर का SRP कम है बच्चों, और हमने कहा था जिसका SRP कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सिल्वर का। सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब सिल्वर क्या दे रहा है बच्चों, प्लस आयन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, ये तो आपने बता दिया रिएक्शन के बेसिस पे। अब आप जो देखोगे सेल के अंदर क्या चीज़ हो रही है, तो ध्यान दो बच्चों, सेल में क्या हो रहा है, ये जो है ना इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, एनोड है। एनोड वाला क्या करेगा, पिघल जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, डिसॉल्व हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका मतलब वो खुद क्या कर रहा है बच्चों, सेक्रीफाइस हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। बात समझे, मेरी बात समझ में आई आपको। सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस आया वो समझ में आया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, मतलब इससे निकल रहे हैं, ये इससे, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एनोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एनोड का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, असल में एनोड खुद ही रिएक्शन कर रहा है। हमने क्या कहा था बच्चों कि अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो जाए तो क्या होगा, वही तो केस था, आपको ध्यान है पुराना केस। हमने उस टाइम तक तो क्या पढ़ा था कि भैया जब तक नॉन रिएक्टिव है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तब तक शांत बैठा है, आराम से काम हो रहा है। लेकिन अगर वो खुद ही पार्टिसिपेट करने लग जाए तो 3-4 कैंडिडेट आ गए हमारे पास, 3 कैंडिडेट हो गए आपके ऑक्सीडेशन करने के लिए। किसको लोगे ऑक्सीडेशन के लिए, तो आपने देखा कि भाई जिसका सीरीज में SRP कम है उसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हुआ, आपके सॉल्यूशन में नाइट्रेट भी तो था, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता था, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों जब ये टूटेगा तो Ag क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरी बात समझना ध्यान से बच्चों, AgNO3 टूटेगा तो Ag पॉजिटिव होगा, नाइट्रेट क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं एनोड पे एनायन जाता है, कैथोड पे कैटायन जाता है। तो एनोड पर आपके इस एनोड पर बच्चों ये तो जाने से रहा, ये तो जाएगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना सब। तो सिल्वर आपका यहाँ से तो जाएगा नहीं, आपके पास जाने वाले कौन है, नाइट्रेट है, और पानी में घुले हुए हैं तो पानी भी सॉल्यूशन है आपके पास बच्चों, तो पानी का तो रोल हो ही गया इसके अंदर। और बच्चा कुचा क्या हो गया, Ag कौन बच्चों, इलेक्ट्रोड वाला। जो इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है वो खुद ही रिएक्शन करना चालू कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को। इलेक्ट्रोड बच्चों रिएक्शन कर रहा है तो इलेक्ट्रोड का ही क्या हो रहा है असल में, ऑक्सीडेशन। जो आप यहाँ पे बता रहे हो ना बच्चों, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ वो किसका हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड। इसलिए हमें एनोड पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसका भी रीज़न है ये। एनोड पर आपको कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा बच्चों, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि एनोड का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ गए, मतलब ये गलेगा सॉल्यूशन के अंदर, ये टूटेगा, ये पिघलेगा, ये गलेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ कि नहीं। बात समझ गए इतनी। अब बच्चों आते हैं अपन कैथोड पे। कैथोड क्या हो रहा है बच्चों, कैथोड पे भी आपको दो चीज़ें मिली। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। पानी दोनों प्रकार के नेचर को दर्शाता है तो पानी तो इसमें जाएगा ही जाएगा। इसके साथ आपका क्या जाएगा बच्चों, ये सॉल्यूशन में पड़ा हुआ सिल्वर। बात समझे, सॉल्यूशन में अब कौन है, पानी है और सिल्वर है, अब तो कोई नहीं बचा। तो पानी और सिल्वर में से कौन पहुंचेगा कैथोड पर, उसको देख लेते हैं। कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा बच्चों, तो हम देखते हैं, दोनों के नंबर आ गए अपने पास रिडक्शन वाली सीरीज से। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि भाई किसका नंबर ज़्यादा है। हम क्या कहते हैं, जिसका SRP ज़्यादा उसका ही रिडक्शन होगा, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर जो है, सिल्वर का नंबर आगे है, 19 नंबर पे आगे की तरफ है, पानी पीछे रह गया। 19 मतलब बहुत ज़्यादा आगे का है ये तो ज़्यादा आगे होने का मतलब बच्चों यही रिएक्शन करेगा, इसी का क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में आप देखो सिल्वर ने क्या करा, जो पॉजिटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उस इलेक्ट्रोड पे पहुंचा, कहाँ पर, कैथोड वाले पे पहुंचा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये क्या बन गया, सिल्वर न्यूट्रल, मतलब वहाँ जाके डिपॉजिट हो गया। अब ये सिल्वर जो था बच्चों कहाँ पे गया, यही तो गया, इस पर डिपॉजिट हो गया। इस पर डिपॉजिट होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला बच्चों, वो सिल्वर का प्रोडक्ट आपको मिल गया। मेरी बात समझ में आई, बात समझे, ठीक है। सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा, यहाँ से भी निकल के सिल्वर गया और आपके पास सॉल्यूशन में पहले से ही था, वो सारा ही सिल्वर पहुँच के कहाँ चला गया बच्चों, कैथोड पे चला गया। दोनों आयन सेम ही तो है, यहाँ से भी वो निकलेगा तो क्या जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन में तो जाएगा, सिल्वर की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा
और वो सिल्वर की कंसंट्रेशन जाके कहाँ चली जाएगी, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक का सेक्रीफाइस हुआ और दूसरा उसके ऊपर जाके इकट्ठा हो गया। बात समझे बच्चों मेरी, ठीक है। तो ये जब आप सीरीज में बच्चों कनेक्शन करते हो तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने मिलती है। ये तो हमने बात कर ली पहले के सेल में क्या हुआ। सेकंड सेल भी यही वाला होगा, सेकंड में भी सेम वही चीज़ होगी बच्चों, एनोड और कैथोड पर। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के लिए इस वाले केस में आपके पास 3 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट कौन हो गए बच्चों, कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया और पानी हो गया। क्योंकि कॉपर कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। कैथोड सॉरी एनोड पर तो क्या होगा, यही होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, ये तो जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, है ना। तो अपन ने क्या बोला बच्चों, एनोड पर अपने पास 3 हो गए, कॉपर जो इलेक्ट्रोड है खुद वो, सल्फेट आयन जो पानी में है, और पानी खुद भी दोनों प्रकार के नेचर बताता है, तो पानी का भी क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। अब इन 3 कैंडिडेट में से देखा जाएगा भाई किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने कहा था जिसका SRP लो उसका ऑक्सीडेशन होगा। SRP लो किसका दिख रहा है बच्चों, कॉपर का, 16 नंबर पे है। तो सीधी बात है कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये खुद इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया, पानी में डिजोल्व होके आ गया, सॉल्यूशन में डिजोल्व होके चला गया बच्चों। अब सॉल्यूशन में कॉपर आ चुका है, यहाँ से भी आयन निकला, वैसे भी आ चुका है बच्चों, तो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ गया, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, पहुँच चुका है ये। अब हम बात है कैथोड पर। कैथोड पर भी 2 कैंडिडेट हैं, कॉपर है बच्चों और हाइड्रोजन वाटर है, जिसका रिडक्शन होना है। हम यही देखेंगे भाई जिसका SRP कम, जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, कम वाले का ऑक्सीडेशन, ज़्यादा वाले का रिडक्शन होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, कॉपर का हम देखेंगे बच्चों सीरीज़ के अकॉर्डिंग वैल्यू कितना होता है, ज़्यादा आता है, मतलब आगे है कॉपर, तो इसका मतलब ये आ गया फर्स्ट नंबर पे, तो इसका रिडक्शन होगा बच्चों। यहाँ पे देखोगे कॉपर का रिडक्शन हुआ और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आपके किस पर, कैथोड पर, वो क्या मिलेगा बच्चों, कॉपर मिलेगा। बात समझे, मेरा पॉइंट समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब अगर आपको वेट निकालना हो कि कितना तो कॉपर का वेट निकला और कितना सिल्वर का वेट निकला। असल में क्या हुआ था बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था, 2 सीरीज़ में लिए थे सेल। उन दोनों सीरीज़ में जो सेल हम लोगों ने लिए इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। आपस में कनेक्ट करने के बाद हमने कहा कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उनका वेट जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया है भाई, 2 तरह के सॉल्यूशन लेके देख लिया हमने, तो हमें पता चला इनके अंदर क्या होता है, जैसे ही आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो एक इलेक्ट्रोड का हमेशा ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। बात समझे, मेरे पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, दोनों सेल के अंदर से कुल मिला के 2 ही प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ये केस हमने देखा जब हमें 2 प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा केस भी अपन देख लेंगे जिसमें 4 प्रोडक्ट मिलते हो या और ज़्यादा मिलते हों। अभी ये वाला केस हमने कैसा देखा जिसमें हमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, किस वजह से, तो रीज़न भी आपके पास प्रेजेंट है बच्चों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड खुद क्या है, रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होने की वजह से आपको सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई बच्चों, जब 2 ही प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं तो आप इसका वेट दोनों का ही निकालोगे, W1 और W2 वाला वेट सिल्वर का डिवाइडेड बाय वेट कॉपर का, वो इक्वल हो जाएगा उसकी इक्विवेलेंट वेट Ag और कॉपर के, हाँ कि नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बच्चों। अब अगर अपन W का वैल्यू बच्चों ये वाला भी रखें, W निकालने का फॉर्मूला है वो, वेट निकालने का फॉर्मूला, वेट की जगह पे अगर आप ये भी रख देते हो, वेट किसके लिए रखोगे बच्चों, सिल्वर के लिए और कॉपर के लिए। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप खुद देख लो IT और ये वैल्यू तो दोनों में कॉमन निकलेगा, तो कैंसिल आउट, हाँ कि नहीं। मैंने रखा नहीं है, मैं इमेजिन करके बता रही हूँ बच्चों। W का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, W का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे I और T और 96500, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट तो बच्चों दोनों केस में अलग अलग होगा। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर के लिए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कॉपर के लिए, हाँ कि नहीं। और बाकी वैल्यू अगर आप रखते हो तो दोनों का मान समान होगा, कैंसिल आउट होके हमें जो फॉर्मूला बच्चों लास्ट में मिलेगा वो फॉर्मूला हमें वापस से यही मिल जाएगा। अगर आप वैल्यू रख के भी देखते हो तो भी आपके पास वही वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो ये सिद्ध करता है कि जो वेट निकलेगा हमारे पास प्रोडक्ट का, बच्चों ध्यान रखना है W यहाँ पे किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए है, जो कि आपके रिडॉक्स के प्रोडक्ट होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के। रिडॉक्स कह सकते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट W जो निकलेगा, आपको वेट निकलेगा प्रोडक्ट का, वो इक्वल हो जाएगा उनके इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ दोनों के लिए। अब जब अपन ने बता दिया W1 W2 वाले केस में देख लिया, जब हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 4 मिलेंगे तो उसके केस में ये चीज़ अलग होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों अभी जो पढ़ा वो समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट है उसके अंदर, क्या चीज़ देखा आप लोगों ने,
ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने समझ लिया फैराडे का सेकंड लॉ जो सीधे इक्विवेलेंट वेट के रिलेट करता है, और हमने वो केस उठाया बच्चों पहले जहाँ पे हम W का केस बता रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट वेट उसका जो होगा, जो वेट निकलेगा वो इक्विवेलेंट वेट के किस तरह से इक्वल होगा। वैल्यू भी बच्चों आप पुट करोगे, ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो कैंसिल आउट होके आपको वैल्यू ये मिल जाएंगे। कोई डाउट है बच्चों आज के इसमें? समझ में आ गया केस? ठीक है। अब अपन इसका और दूसरा आगे केस देखेंगे बच्चों, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी वाले में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। खत्म? ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।